रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये वीडियो किसके किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा? ये वीडियो रहेगा इंपॉर्टेंट क्लास 8 के लिए और क्लास 10 के लिए। तो उनकी बुक में ये चैप्टर है बायो में, और इसको आराम से और अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हमको क्या बोलती है? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के न्यू इंडिविजुअल्स बनना ही रिप्रोडक्शन है। इट एंश्योर्स द continuation of species and passes on the genetic information to the next generation। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती रहेगी, फिर तीसरी में जनरेशन में पास होती रहेगी, लेकिन उसमें वेरिएशंस भी आते रहेंगे। उन चीज़ों को भी हम देखते हैं। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स? कि जो नए ऑर्गेनिजम्स बने एक स्पीसीज के, वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी है, बिल्कुल डिटो। तो बिल्कुल डिटो होंगे कि नहीं होंगे वो आप एक बार बताइए, नहीं तो हम पढ़ते हैं। एवरी ऑर्गेनिजम्स हैव देयर ओन डीएनए। उनका खुद का डीएनए होगा। विच कंटेन इंफॉर्मेशन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशंस। तो पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन तक वो इंफॉर्मेशन जाएगी थ्रू डीएनए। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन डीएनए कॉपीड, रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए कॉपीड फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, ये डीएनए कॉपी होता कैसे है अभी देखते हैं। सेल्स यूज द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में वेरिएशन आए बिना कभी भी नहीं रहेगा। केमिकल रिएक्शंस में वेरिएशन आएगा ही आएगा। टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। अगर डीएनए को कॉपी करना है तो एक केमिकल रिएक्शंस होगी, तब जाके डीएनए कॉपी होगा। इन दिस प्रोसेस सम वेरिएशंस टेक प्लेस इन डीएनए। तो इस वेरिएशन को आगे देखते हैं कि ये यूजफुल है कि नहीं है हमारे लिए। ड्यू टू विच डीएनए कॉपिंग जनरेट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन विल बी सिमिलर। वो सिमिलर तो होगा जो नया जनरेट हुआ है बेबी, लेकिन बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। सिमिलर हो सकता है लेकिन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हो सकता कभी भी। तो चलो आगे देखते हैं अब। डीएनए वेरिएशन रेफर टू द डाइवर्सिटी इन जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए वेरिएशन को क्या बोल सकते हैं? जेनेटिक वेरिएशन को रेफर एज द डाइवर्सिटी इन जेनेटिक मटेरियल डीएनए among individual of the same species. It is a fundamental concept in biology and crucial for adaptability। तो ये crucial किसके लिए? adaptability and evolution of the population, की adapt करती रहे वो अपने environments में और evolve होती रहे। Here the some detailed explanation of genetic variation। नीचे हम एक detailed variation देखेंगे, डिटेल में देखेंगे जेनेटिक वेरिएशंस के बारे में। तो चलो अब इसकी वजह से क्या क्या होगा ये मस्त है। तो ये आपको पूरा पढ़ना भी है, एक बार मैं भी पढ़ा देता हूँ। तो इसमें क्या क्या होगा? कोज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन के कोज क्या क्या होंगे? फर्स्ट होगा म्यूटेशन। अभी कोरोना वायरस आया था तो वो म्यूटेट कर रहा था, अभी आगे जाके वो म्यूटेट कर भी सकता है। तो इसीलिए उसका वो अपना वर्जन बढ़ा देगा। अगर कोई बीमारी है, अगर वो म्यूटेट करती चली गई, अगर उसको किसी ने आर्टिफिशियली म्यूटेट करवा दिया किसी वायरस को, तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है हम सभी के लिए। तो म्यूटेशन चीज़ क्या है? म्यूटेशन इज ए रैंडम चेंज इन डीएनए सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। उसके डीएनए में रैंडम चेंज आ गया। दे अकर ड्यू टू वेरिएशन लाइक रेडिएशन। रेडिएशन की वजह से आ सकता है, तो ये आर्टिफिशियली भी करवाया जा सकता है। केमिकल्स की वजह से आ सकता है। एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेट। जब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा था तभी भी ये एरर आ सकता है। म्यूटेशन इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक वेरिएशंस इनटू ए पॉपुलेशन। न्यू जेनेटिक वेरिएशन यही लेके आएगा। फिर आया रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जब कोई भी दो पेरेंट्स मिलेंगे, उनके सेल्स मिलेंगे तो नया सेल्स बनेगा, उसी को रिकॉम्बिनेशन बोलेंगे। देखना आप, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। तो उनका नया सेल, अलग अलग सेल्स थे और उनसे एक नया सेल बन गया। दिस प्रोसेस कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन shuffles the genetic material leading to unique combination of genes in the offspring। तो ये सफल कर गए जेनेटिक मटेरियल
और लीड्स टू द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स इन ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग में नई तरह के जीन्स आ जाएंगे। जीन फ्लो को क्या बोलेंगे? जीन फ्लो occur when individual from different population interbreed, मीन्स पॉपुलेशन कौन सी कर रही हैं, आपस में मिल रही हैं। जीन्स फ्लो occur when individuals from different populations interbreed, डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं जो, मीन्स डॉग्स की डिफरेंट वैरायटी होती है, वो आपस में इंटरब्रीड कर लें अगर, शेयरिंग देयर जेनेटिक मटेरियल, अगर वो अपना एक जेनेटिक मटेरियल, अलग अलग ब्रीड के डॉग्स अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर कर रहे हैं, दिस कैन इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक ट्रेट्स। तो ये जो हम एग्जोटिक स्पीसीज देखते हैं डॉग्स में या फिर जो पेट एनिमल्स में, वो सब इंटरब्रीडिंग का ही कमाल है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस को इंटरब्रीड करवाएंगे, उनसे एक नई पॉपुलेशन जनरेट हो भी सकती है। कैन इंट्रोड्यूस न्यू जेनेटिक ट्रेट्स इनटू ए पॉपुलेशन, कुछ नई ट्रेट्स आ जाएंगी उनकी पॉपुलेशन में, उसी की वजह से वो इतने महंगे कुत्ते, डॉगी इतने महंगे बिकते हैं, बहुत सारी जनरेशन्स ट्रेट्स वाले। अब देखते हैं कि इम्पोर्टेंट है क्यों, इसके बिना कुछ काम चल नहीं सकता। कि अगर जेनेटिक वेरिएशन ना आए, जैसे हम हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वैसे ही अगर ऑफस्प्रिंग्स भी होने लग जाएं तो बिल्कुल सही है, लेकिन वेरिएशन की क्या ज़रूरत हुई फिर। अभी देखते हैं जेनेटिक वेरिएशन का इम्पोर्टेंस क्या है। एडेप्टेशन, हम अडेप्ट कर पाएंगे, अगर टेम्परेचर चेंज होने लग गया तो भी अडेप्ट करवा पाएंगे। इवोल्यूशन, धीरे धीरे इवोल्व करेंगे, पढ़ेंगे एक एक बात को। डिजीज़ रेजिस्टेंस, अगर कोई भी नई डिजीज़ आ रही है तो उससे बच पाएंगे, डिजीज़ में भी रेजिस्ट मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी भी मेंटेन रहेगी। फिर सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि पहले क्रॉप्स उगती थी, हमने उनको सिलेक्टिव ब्रीडिंग से इतनी उनकी ग्रोथ बढ़ा दी है बहुत ज़्यादा, वो भी एक रिप्रोडक्शन का ही पार्ट है, क्रॉप प्रोडक्शन भी। तो हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर करके हमने अपनी क्रॉप प्रोडक्शन को बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए हैं। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं एडेप्टेशन से। जेनेटिक वेरिएशन इज एसेंशियल फॉर स्पीसीज टू अडेप्ट चेंजिंग इन्वायरमेंट, चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट करने के लिए चाहिए। इंडिविजुअल विद एडवांटेजेस जेनेटिक ट्रेट्स मोर लाइकली टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। तो जिसमें ये ट्रेड्स होंगी, जिसकी ट्रेड्स चेंज हो चुकी हैं, जिसमें वेरिएशन आता रहता है, तो वो और ज़्यादा सर्वाइव करने के उसके ज़्यादा चांसेस हैं। पासिंग ऑन दिस ट्रेड्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। फिर इवोल्यूशन, जेनेटिक वेरिएशन इज़ द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। जेनेटिक वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्व हम कर ही नहीं पाएंगे। ओवर अ टाइम नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन दिस वेरिएशन लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू स्पीसीज एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस। तो न्यू स्पीसीज जो आती रहेंगी वो भी इम्प्रूवमेंट होगी और एग्जिस्टिंग वन में भी इम्प्रूवमेंट होकर ही आएगी आगे से आगे। डिजीज रेजिस्टेंस, तो डिजीज से भी बचते रहेंगे। जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन द पॉपुलेशन कैन प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू डिजीजेज, तो बीमारियों से हम बचेंगे। इफ़ सम इंडिविजुअल हैव जेनेटिक ट्रेट्स दैट मेक देम लेस सस्पेक्टेबल टू डिजीज, द पॉपुलेशन एज होल हैज़ ए बेटर चांस फॉर सर्वाइवल। अगर एक पॉपुलेशन ऐसी है जो उस बीमारी को पार कर गई तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो आएंगी उनको वो बीमारी कभी हार्म नहीं कर पाएगी, तो डिजीज़ में भी रेजिस्टेंस मिलेगा सबको। जेनेटिक वेरिएशन contributes to the biodiversity which is essential for stability and reliance of ecosystem. Diverse populations are better equipped to withstand environmental changes. अगर बायोडाइवर्सिटी भी तभी अच्छी रहेगी ना अगर कोई environmental changes होते हैं तो हम में कोई फ़र्क ना आए। तो बायोडाइवर्सिटी भी तभी मेंटेन रहेगी अगर स्पीसीज जिंदा रह पाए। कोई भी टेम्परेचर चेंज आया और स्पीसीज ही मर गई तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ से बचेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्टिव ब्रीडिंग क्रॉप्स में भी होती है, इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्रीज में भी होती है, डॉग्स में होती है, काउज में भी होती है और ये बफेलोज में भी होती है। एनिमल हस्बेंड्री, जेनेटिक वेरिएशन इज मैनिपुलेटेड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग to enhance the desirable traits in crops and livestock। तो हम सोचते हैं, हम मैनिपुलेट कर देते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग से हमें कौन सी नई स्पीसीज बनानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। एग्जाम्पल्स ऑफ जेनेटिक वेरिएशन अब देखते हैं।
एग्जाम्पल जेनेटिक वेरिएशंस में कैसे होते हैं, डॉग्स में कैसे, प्लांट्स में कैसे, ह्यूमंस में कैसे। इन ह्यूमंस जेनेटिक वेरिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंस इन ट्रेट सच एज आई कलर। तो चाइनीज़ की आइज़ अलग तरह की होती हैं, उनका बॉडी डिज़ाइन अलग होता है क्योंकि उनको उन ज्योग्राफी में रहना है, इसीलिए उनका बॉडी डिज़ाइन अलग होगा। उनका मुंह के ऊपर फैट ज़्यादा होगा तो उनके ये अपर पार्ट का डिज़ाइन ही अलग होगा, उनके मुंह का डिज़ाइन अलग होगा क्योंकि इतनी ठंड में रहना पड़ता है। हेयर टेक्सचर्स अलग होंगे, ठीक है, और डिजीज से लड़ने की काबिलियत सब में अलग अलग होगी। इन डॉग्स जेनेटिक वेरिएशन लीड्स टू वाइड रेंज ऑफ ब्रीड्स। तो डॉग्स में जैसे बताया था वाइड रेंज ऑफ ब्रीड्स मिलेगी, ईच विद इट्स यूनिक फिजिकल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उनमें अलग अलग फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, अलग अलग ब्रीड्स में अलग अलग होंगी, सही बात है। इन प्लांट्स जेनेटिक वेरिएशन कैन रिजल्ट इन डिफरेंस इन फ्लावर कलर, फ्रूट साइज, रेजिस्टेंस टू पेस्ट्स। तो हम ये बीटी कॉटन यूज़ करते हैं खेतों में, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है कि उससे हमें क्या क्या मिलेगा, फ्लावर का कलर अलग मिलेगा, अगर फ्रूट साइज़ बढ़ाना है तो फ्रूट साइज़ भी बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस टू पेस्ट, तो बीमारियां उसको हार्म कर नहीं पाएंगी। तो बायोलॉजिकल सीड्स आते हैं जो ऐसी चीज़ें से तैयार किए जाते हैं। अब देखते हैं इन बैक्टीरिया जेनेटिक वेरिएशन कैन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जो एंटीबायोटिक बनती हैं उनमें हेल्प बनेगी। पोजिंग चैलेंज इन हेल्थ केयर, ठीक है। अब ये क्या बोल गया कि भाई डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो हमारा बैक्टीरिया है अगर वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, जो हमारा बैक्टीरिया है अगर वो हमारी एंटीबायोटिक्स उनके उसके ऊपर काम ही नहीं करने लग गई, काम नहीं करें तो दिक्कत हो जाएगी ना। पोजिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर, तो हेल्थ केयर को दिक्कत हो जाएगी। उन्हें हर एक साल बाद हर साल एक नई दवाई लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन उनमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होता। फिर देखते हैं, फिर आगे आएगा दो तरह का रिप्रोडक्शन हमें पढ़ना है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल जिसमें पेरेंट्स एक सिंगल ऑर्गेनिजम्स आगे अपनी पॉपुलेशन को ग्रोथ करता रहे। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, जिसमें दो पेरेंट्स मिले तब जाके एक डॉटर सेल या फिर तब जाके ऑफस्प्रिंग्स आए, न्यू बेबीज तब जाके आए। तो चलो आगे देखते हैं, इसी को हम आज पढ़ेंगे, आज इसको देखते हैं फिर आगे देखते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले हमें पढ़ना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए सेक्सुअल किसी भी चीज़ को पढ़ने का सबसे मस्त फ़ायदा है, हम डिफरेंस देख देख के ज़्यादा चलेंगे, तो डिफरेंस में हमें सारी चीज़ें याद भी हो जाती हैं और सही भी लगता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला डिफरेंस ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो अभी ए सेक्सुअल पढ़ना है, ओनली वन पेरेंट, तो इसमें एक पेरेंट होगा, इसमें दो पेरेंट्स होंगे। ऑफस्प्रिंग्स आर जनरली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। तो मैंने क्या बोला था इसमें कि इसमें बैक्टीरिया में या फिर जिसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें चांसेस बहुत कम है, आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। ये आइडेंटिकल तो होंगे लेकिन अब सिमिलर होंगे, नॉट आइडेंटिकल। ऑफस्प्रिंग इनहेरिट कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स लीडिंग टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी मिलेगी, इनमें कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं मिलनी। मेथड्स, कॉमन मेथड्स इंक्लूड बाइनरी फिजन। इसमें ये सारे के सारे मेथड्स हमें पढ़ने हैं, तो एग्जांपल्स दे सकते हैं। कॉमन मेथड्स इंक्लूड्स बाइनरी फिजन, बडिंग एंड फ्रेगमेंटेशन, इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो गैमेट्स मिलेंगे तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। एग्जाम्पल्स, सबसे पहला एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, ईस्ट, हाइड्रा, बहुत सारे रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे ह्यूमंस, एनिमल्स एंड मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है, उनको भी देखेंगे। फिर एडवांटेजेस, एडवांटेज क्या होंगे, इफिशिएंट एंड क्विक, डजंट रिक्वायर ए मेट। तो इसमें एक ही सिंगल पेरेंट चाहिए तो किसी को मेट की जरूरत नहीं है। क्रिएट्स जेनेटिक डाइवर्सिटी लीडिंग टू एडेप्टेबिलिटी इन चेंजिंग इन्वायरमेंट, जो पीछे पढ़ के आए हैं वही लिख देना। डिसएडवांटेज क्या होंगे, लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी कैन बी ए डिसएडवांटेजेस ऑफ चेंजिंग इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है डेली बेसिस पे, तो अगर ये वेरिएशन नहीं कर पा रहे तो इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। रिक्वायर्स फाइंडिंग ए मेट इन स्लोअर ए प्रोसेस, तो ये प्रोसेस हमेशा ही स्लो होगी, ये प्रोसेस हमेशा ही फास्ट होगी।
तो चलो अब हम डिस्कस करेंगे पूरे का पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमें पढ़ना है फिजन, फिर बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये बहुत सारे नाम हैं, इनको आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट फिजन से। तो फिजन क्या होगा? इट इज़ डिफाइंड एज द स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अगर वो स्प्लिट कर रहा है मीन्स उसके दो ऑर्गेनिजम्स बन जा रहे हैं, तो उसी को क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग इनटू टू और मोर डॉटर सेल। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स था, उसके दो डॉटर सेल्स बन गए, तो उसी को बोलेंगे हम फिजन। तो फिजन भी दो तरह का आएगा, बाइनरी फिजन एंड मल्टी फिजन। मल्टी देखते हैं, फिर बाइनरी फिजन को देखते हैं। व्हेन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स डिवाइड्स इट्स बॉडी इनटू टू न्यू बॉडीज, देन सच फिजन इज नोन एज बाइनरी फिजन। तो जब वो दो में बदले, एक को किस में बदल दे? दो में, तो भाई उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी फिजन। अब ये जो दो बने हैं आगे जाके एक फिर दो दो बना देंगे, तो चार बना लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं अब। फिजन, बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में होगा जो बाइनरी फिजन जो हम पढ़ रहे थे, तो दो डॉटर सेल्स में टूट गया, स्प्लिटिंग, ठीक है। तो पेरेंट अमीबा था, दो डॉटर सेल्स में टूट गया, और दोनों में ही डीएनए गया है, दोनों में ही डीएनए गया है, तभी जाके वो दोनों में न्यूक्लियस गया है, तभी जाके वो सर्वाइव कर भी पाएंगे, नहीं तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। तो चलो आगे देखते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मीन्स अब तो वो सिंगल में टूट रहा था, लेकिन एक ऐसा फिजन हो जिसमें वो मल्टीपल डॉटर्स में टूट जाए अगर, तो कभी आपको उसने काटा है ये मच्छर ने, तो मच्छर जब काटता है तो प्लाज्मोडियम छोड़ता है, प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन शो करता है। मल्टीपल फिजन मीन्स वो बहुत जल्दी जल्दी अपने को ग्रो करता है, उसके डॉटर सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज ए स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इनटू टू और मोर सेपरेट डॉटर सेल्स। तो ये एक सेल है, उसके अंदर तैयार होते रहेंगे बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे डॉटर सेल्स, लेकिन वो एक बार प्रोटेक्टेड हैं इस लेयर से, लेकिन जैसे ही लेयर टूटेगी तो बहुत सारे डॉटर सेल्स अपने आप फैल जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है प्लाज्मोडियम। दिस प्रोसेस इन विच मैनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेरेंट्स सेल इंस्टेड ऑफ टू डॉटर सेल। दो नहीं बनेंगे, बहुत ज़्यादा बनेंगे। तो जब हमें डंक मारता है क्या, स्नेक नहीं, स्नेक के डंक मारने से तो बचोगे ही नहीं, लेकिन जब हमें कौन डंक मारता है? मच्छर डंक मारता है, तो हमें क्या छोड़ देता है? प्लाज्मोडियम। तो चलो आगे चलते हैं अब। तो फिजन में इतना ही था। अब मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन का डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखते ही तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा, बाइनरी फिजन में क्या होगा, तो देखते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या पहले देखना है, नंबर ऑफ डॉटर सेल्स किस में ज़्यादा बनेंगे? मल्टीपल में ज़्यादा बनेंगे। बाइनरी में दो ही डॉटर सेल्स बनने हैं। न्यूक्लियर डिवीजन, मल्टीपल राउंड्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, इसमें बहुत सारे राउंड्स चलेंगे, मल्टीपल राउंड्स ऑफ न्यूक्लियस का डिवीजन में मल्टीपल राउंड्स चलेंगे, इसमें एक ही राउंड में ख़त्म हो जाएगा। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ही हमारा क्या कहलाता है? मिटियोसिस। अगर कहीं पूछने लग जाए मिटियोसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर, ये न्यूक्लियर डिवीजन को ही हम क्या बोलेंगे? मिटियोसिस, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, तो इसमें भी मल्टीपल राउंड्स चलेंगे, उसमें सिंगल राउंड में काम चल जाएगा। फिर डॉटर सेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन विद इन द पेरेंट सेल। तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ही, इसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स हैं, वो उनको कौन कवर करके रखेगा? वो पेरेंट सेल के अंदर ही रहेंगे, एनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन। डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड एज ए इंडिविजुअल सेल्स, उनको अपने आप इंडिविजुअल सेल्स की तरह छोड़ दिया जाएगा, किसमें? बाइनरी फिजन में। तो देखो इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? प्लाज्मोडियम अभी पढ़ के आए हैं, मलेरिया पैरासाइट यही होता है, एंड सम टाइप्स ऑफ एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू मल्टीपल फिजन। एल्गी भी बहुत तरह की, 11th में जाके पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। बैक्टीरिया, अमीबा एंड पैरामीशियम आर एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट प्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फिजन। तो इसमें कौन से होंगे? बैक्टीरिया, अमीबा एंड पैरामीशियम। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब आ गया अपने पास दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या है अपने पास? बडिंग। बडिंग में क्या होगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम ए बर्ड। तो ये हाइड्रा, ये वाटर प्लांट है,
तो हाइड्रा ने क्या किया, अपने ये बर्ड्स निकाल दिए यहाँ से। अब वो बर्ड बड़ा होता रहेगा, एक दिन इससे सेपरेट होकर एक नया हाइड्रा बना लेगा। तो इसी को बोलेंगे बर्डिंग। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड इन विच ऑर्गेनिजम्स डेवलप फ्रॉम ए बर्ड ऑफन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड डेवलप इन न्यू ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये होगा बर्डिंग। बर्डिंग में इतना ही है। बाइनरी फ्यूजन तो फिर भी अच्छा था, बर्डिंग में इतना ही है। बर्डिंग में और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं देखें, तो पहला होगा हाइड्रा। हाइड्रा हमने क्या पढ़ लिया, ए ट्यूब लाइक फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स है, ये इज ए क्लासिकल एग्जांपल ऑफ बर्डिंग। और किस में होगी बर्डिंग, ईस्ट में होगी। ईस्ट इज अ टाइप ऑफ फंगस यूज्ड इन बेकिंग एंड ब्रूइंग, रिप्रोड्यूस थ्रू बर्डिंग। ए यीस्ट सेल प्रोड्यूस स्मॉल बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस। तो सरफेस के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स आएंगे, दिस बर्ड्स ग्रो एंड इवेंचुअली सेपरेट्स बिकमिंग न्यू यीस्ट सेल्स। तो ईस्ट फैलता ही रहेगा। ये दो चीज़ों में यूज होता है, ये दो चीज़ों में होगा, एक तो बेकिंग में, एक ब्रूइंग में, मीन्स एक एल्कोहल बनाने में और एक बेकिंग करने में। फिर प्लांट्स हो गए, बहुत सारे कोराल हो गए, और ये सब तुम्हें एक बार देखना है स्क्रीनशॉट लेके। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने नॉलेज के लिए आप लोग पढ़ सकते हो। फिर आया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में होगा कि भाई छोटे छोटे स्पोर्स बन गए, अब वो स्पोर्स वहाँ से टूट जाएंगे और फैल जाएंगे। फैलते ही क्या हो जाएगा, वो बहुत जगह ग्रो करते चले जाएंगे। इट इज़ अ फॉर्मेशन of asexual reproduction in which parent produce hundreds of teeny spores which can grow into the new plants। तो पेरेंट्स ने क्या बना दिए, बहुत टीनी स्पोर्स बना दिए। तो टीनी देखो ये हाई पे है, तो ये नॉन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसका कोई यूज नहीं है। फिर यूज किसका है, यूज देखते हैं किसका है। देखो यूज किसका है, ये अंदर स्पोर्स हैं, इनको इन्होंने रोक के रखा है। जब ये स्पोर्स तैयार हो जाएंगे, ये ब्लास्ट कर देगा और ये स्पोर्स गिरेंगे बहुत दूर दूर, सॉइल पे गिर गए। तो इससे बहुत सारे फायदे हैं कि जब ये स्पोर्स हवा की वजह से गिरेंगे तो वो एक थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे गिरेंगे, तो इनमें कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, ये आपस में लड़ाई नहीं करेंगे। ये दो अगर हैं ऑर्गेनिजम्स तो ये आपस में लड़ाई कभी भी नहीं करेंगे, तो कंपटीशन कम हो गया। अब देखते हैं क्या क्या है इसमें। फॉर एग्जाम्पल फंगाई, फंगाई में भी ऐसे ही होता है, बैक्टीरिया में भी बहुत सारों में ऐसे ही होता है। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्पोरेंजियम विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मोर देन नंबर ऑफ स्प्रिंग्स। तो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ये स्पोरोगेनिया में बहुत सारे स्पोर्स होंगे लार्ज अमाउंट में, तो उनका प्रोडक्शन भी बहुत जल्दी होगा, वो रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, तो उनकी जनसंख्या बहुत जल्दी बढ़ सकती है। स्पोर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड easily by air to far off places to avoid competition in one place। तो वो बहुत दूर दूर जाके गिर रहे हैं, उनमें कंपटीशन नहीं होगा, जैसा यहाँ बताया था। स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशंस। वो कब जाएंगी इससे बाहर, जब बाहर फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी। जब बाहर फेवरेबल कंडीशंस उनके काम की नहीं है तो वो बाहर नहीं जाएंगे कभी भी, और बाहर नहीं जाएंगे तो वो फिर ग्रो नहीं करेंगे। अगर बाहर फेवरेबल कंडीशन है तो ये बर्स्ट करेगा और फिर वो बाहर गिरेंगे, आराम से रिप्रोड्यूस करेंगे अपने न्यू। तो चलो आगे देखते हैं। स्पोर फॉर्मेशन हो गया, अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। हमने बहुत बार लेक्स के ऊपर काई देखी है ना, तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू फैलेगी। फ्रेगमेंटेशन क्या, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो दो में टूट गया बस, इसी को फ्रेगमेंटेशन बोलेंगे। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन इनटू सर्वल फ्रेगमेंट्स। सर्वल फ्रेगमेंट्स में टूट गया। इट अकर ओनली इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ये सिंगल सेल्यूलर में तो, यूनिसेल्यूलर में तो कभी भी होगा नहीं, लेकिन ये हमेशा ही होगा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। इट डज नॉट अकर इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें ये ध्यान रखना ही है कि ये किस में नहीं होगा, यूनिसेल्यूलर में नहीं होगा, और होगा किस में, मल्टी सेल्यूलर में। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं और क्या क्या देखना है अपने को। फोर्थ हो गए। अब आ गया रीजनरेशन। रीजनरेशन मीन्स ये स्टार फिश में भी होता है, प्लेनेरिया में भी होता है। अगर इसको मैंने क्या किया, पकड़ के कट कर दिया, तो जहाँ जहाँ से भी कट किया इसको, वहाँ से ये ग्रो कर जाएगा। वो तो खुद टूटते थे, लेकिन इसको हमने अगर कट किया तो ये वहीं से ग्रो करने लग जाएगा। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर ऑर्गेनिजम्स इज कैपेबल of regrowing
रीग्रोइंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी लूजेस देम। तो जोन से उसने बॉडी के जोन से पार्ट छोड़े वहाँ से वो नया ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकता है। तो कुछ सर्टेन पार्ट्स ही होंगे, ये नहीं कि कहीं से भी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रीजनरेशन हमें किस में दिखता है, छिपकली में। अगर छिपकली की पूंछ कट जाए तो उसकी पूंछ वापस आ जाती है ना, तो बोल सकते हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्शन में इसको यूज़ नहीं करती है। बस इसका हमें दिखता है यहाँ पे। एवरी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव एबिलिटी टू रीजनरेट, कि हर पार्ट की नहीं है एबिलिटी कि वो रीजनरेट कर जाए। द सेल्स डेट हैव एबिलिटी टू रीजनरेट कैन रीजनरेट अगेन, जिन सेल्स की एबिलिटी है कि वो रीजनरेट कर लें वो ही रीजनरेट करेंगे। तो चलो अब आया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जो हमें बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में दिखता है। तो ये हम रिप्रोडक्शन पढ़ क्यों रहे हैं, कि हमारे जो डेली लाइफ में हमें स्पीसीज दिखती हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करती हैं, हमें ये तो पता होना चाहिए। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इसमें दो तरीके के आएंगे, एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल जो हम करते हैं। एक नेचुरल जो हम नेचर अपने आप करती रहती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम डिटैच्ड वेजिटेटिव पार्ट सच एज रूट, स्टेम्स और लीव्स। तो जो डिटैच्ड पार्ट हैं स्टेम ये प्लांट्स के, उन्हीं से नए प्लांट्स ग्रो करना। तो पहले देखते हैं हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इट हैपन्स बाय इटसेल्फ, वो खुद ही हो जाएगी। ह्यूमंस डू नॉट हैव टू मेक एनी एफर्ट, हमें कोई एफर्ट नहीं करना। इट कंसिस्ट ऑफ 3 वेजिटेटिव पार्ट्स, प्लांट, स्टेम एंड लीव्स। रूट्स के ऊपर भी कर जाएगी, प्लांट के रूट होने चाहिए, स्टेम्स होनी चाहिए और लीव्स होनी चाहिए। तो इन तीनों में से एक, किसी भी एक के ऊपर अलग अलग वैरायटीज होंगी, उसमें वो ग्रो करेंगे। तो देखते हैं इसको नेक्स्ट। अब देखो स्वीट पोटैटो, ये किस किस ने खाया है अपने बचपन में और अभी भी खाते हो। तो इसमें अभी कभी आपने ये भी खाया होगा और कभी आपने उबला हुआ ये भी खाया होगा, आलू। और एक मीठा आलू होता है स्वीट पोटैटो, उसको शकरकंदी भी बोलते हैं। तो इसमें और इसके खाने में क्या फ़र्क होता है अभी बताता हूँ। जब इसको खाते हो तो इसमें रेसे रेसे से दिखते हैं, बहुत फाइब्रस होता है ये, ठीक है। लेकिन ये बस इसमें रेसे नहीं होते। तो ये अब कैसा है, ये कैसा है और आगे वाले कैसे हैं, तो अब पता चलेगा। देखना अब, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम रूट्स, और इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम स्टेम, ये लीव्स के ऊपर भी ग्रो कर जाएंगे। तो देखते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम रूट्स। तो रूट्स से कैसे कर गया, जो हम फाइब्रस स्ट्रक्चर देखते हैं ना वो रूट्स ही हैं इसकी। तो जो हम फाइब्रस स्ट्रक्चर देखते हैं वो रूट्स हैं इसकी, तो इसीलिए रूट से ग्रो करेगा। तो स्वीट पोटैटो किसके अंदर आएगा, कि वो रूट से ग्रो करता है। अगर तुम्हें एग्जांपल लेना हो तो ये डेली लाइफ का एग्जांपल है, ये याद भी हो जाएगा कि ये किससे ग्रो करता है, रूट्स से। फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम स्टेम। अब आलू बन चुका है, तैयार हो चुका है, उसके ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स आ जाएंगे। तो बर्ड्स कहाँ से ग्रो कर रहे हैं, अब आलू को वो एक स्टेम की तरह है, वो तो बन गया था, तैयार हो गया था, अब वो स्टेम की तरह है। ये रूट्स की तरह था, ये स्टेम की तरह। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम स्टेम ये भी हो जाता है। अगर आलू तुम रख के भूल गए 1 महीने तक, तो अपने आप वो प्लांट तो नहीं बन पाएगा। प्लांट क्यों नहीं बन पाएगा, प्लांट इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके ऊपर उसके पास फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, लेकिन उसके ऊपर बर्ड्स जरूर आ जाएंगे। अब उन बर्ड्स को तुम काट कर अगर कहाँ लगा दो, अपने बगीचे में लगा दो, तो वहाँ आलू उग जाएगा। अब देखते हैं इसको, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन फ्रॉम लीव्स। लीव्स से कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो ये एक प्लांट है जो लीव्स से ही वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अपना, जो लीव्स से ही अपना नया प्लांट जनरेट कर लेता है। अब आगे जो पढ़ेंगे वो बहुत लोगों ने किया होगा सेल्फ, तो देखते हैं क्या क्या है उसमें। अब पढ़ेंगे हम, अभी तो नेचुरल पढ़ा है, अब पढ़ेंगे आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या पढ़ना है, इन दिस वी हैव टू पुट सम एफर्ट फ्रॉम आवर साइड, हम अपनी साइड से कुछ एफर्ट लगाएंगे, ठीक है। इट डन बाय 3 मेथड्स, तो इसमें 3 मेथड्स यूज़ करेंगे। कटिंग, कट करके लगा सकते हैं, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, ग्राफ्ट करके लगा सकते हैं, लेयरिंग मिट्टी में दबा दिया तब लगा सकते हैं, ग्राफ्टिंग 2 प्लांट्स को मिला दिया तब कर सकते हैं कुछ ऐसा। तो चलो देखते हैं इसको। इसका फर्स्ट देखते हैं क्या क्या है। तो फिर कटिंग, तुमने गुलाब तो सबने लगाया होगा घर में,
तो गुलाब को कैसे लगाते हैं, अगर किसी के घर में, दूसरे दोस्त के घर में गुलाब है तो वहाँ से एक टहनी काट लाओ, उसको अपने घर में ग्रो कर दो, वो इजीली ग्रो कर जाएगा। तो ये हो गया कटिंग का एग्जाम्पल, इसमें हमने हेल्प ली। फिर आ गया ग्राफ्टिंग, मीन्स कोई एक प्लांट था उसमें थोड़ा सा हमने कट किया और दूसरे प्लांट की स्टेम डाल दी, तो फिर ग्राफ्टिंग हो जाएगा वो, वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम ग्राफ्टिंग। फिर इनके डिफरेंस देखेंगे, अपने आप क्लियर हो जाएंगे। वेजिटेटिव प्रोपगेशन फ्रॉम लेयरिंग, कोई प्लांट था, हमने उसकी एक पत्ते को पकड़ा, मीन्स एक टहनी को पकड़ा और उसको मिट्टी में दबा दिया, तो वहाँ से भी एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो ये किस किस में हो सकता है, जैस्मिन में, लेमन में, तो ये याद होनी चाहिए। फिर ये किस किस में हो सकता है ग्राफ्टिंग, रोज़ में भी हो सकता है, ठीक है, मैंगो ट्री में भी हो सकता है। कटिंग किस में हो सकता है, रोज़ में काम कर सकता है, ईजिली करता है, और ये तो हमने डेली लाइफ में बहुत बार देखा है, तो इसीलिए ये चैप्टर ज़रूरी है। अब देखते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस होंगे, क्या क्या डिफरेंसेस नहीं होंगे। देखो एक एक डिफरेंस देख लेते हैं। तो फर्स्ट है डेफिनेशन, क्या क्या होंगी। लेयरिंग में क्या, हमने एक पेड़ को पकड़ा और उसको मिट्टी में दबा दिया, उसकी एक टहनी को, तो वो हो गया अपना पार्ट लेयरिंग का। कटिंग, कट किया और गाड़ दिया, उसको पेड़ बन गया। लेकिन ग्राफ्टिंग में मेथड इन विच a piece of one plant is joined to root stock to create new plant, ठीक है। फिर typically involves stem और ब्रांच ऑफ द पेरेंट प्लांट, तो हम इसमें स्टेम लेंगे या ब्रांच लेंगे, कोई भी। यूजुअली इन्वॉल्व स्टेम कटिंग, तो इसमें हम क्या कट करेंगे, कटिंग करते टाइम स्टेम को कट करना है। बट कैन ऑल्सो इंक्लूड लीफ और रूट कटिंग, रूट कटिंग भी कर सकते हैं और लीफ कटिंग भी इसमें कर सकते हैं। Usually the top of the part of the plant with desired characteristics and root stock that provides roots and stability, तो ये पढ़ते हैं। सच एज सीजन, जो हमने लगाना है, द टॉप पार्ट ऑफ द प्लांट विद डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिजायर्ड होनी चाहिए कि वो उसके साथ ग्रो कर भी सकता है कि नहीं। एंड ए रूट स्टॉक, द बेस डेट प्रोवाइड्स रूट्स स्टेबिलिटी, उसका बेस अच्छा होना चाहिए जिस प्लांट के ऊपर हम लगा रहे हैं। फिर रूट डेवलपमेंट, रूट डेवलप while the stem branch is still attached to the parent plant, तो रूट डेवलप होने लग जाएंगे। अगर लेयरिंग में हमने ये काम किया है, तो एक प्लांट था, उसके लिए उसकी ब्रांच पकड़ी और मिट्टी में दबा दी, तो वो साथ में ही ग्रो करने लग जाएगा टू द पेरेंट प्लांट। रूट डेवलप आफ्टर द कटिंग इज प्लांटेड इन द सोयल, ये कब होगा, जब उसको काटा और धरती में गाड़ा तब होगा, ऐसे नहीं ग्रो करेगा। रूट स्टॉक प्रोवाइड्स रूट्स, सो season can does not develop its own roots, तो वो खुद के रूट्स नहीं बनाएगा। ग्राफ्टिंग में क्या होगा, हमने कोई दूसरी टहनी लगाई किसी और पेड़ में, तो इसकी रूट्स कौन बन जाएंगी, जो पुराना प्लांट है, जो बड़ा प्लांट है, और ये रूट्स को बनाने नहीं देगा। रूट स्टॉक प्रोवाइड्स रूट्स, तो जो रूट स्टॉक नीचे प्लांट है वो रूट्स प्रोवाइड करेगा इसको, वही सारी चीज़ें इसके लिए करेगा। ये खाना खुद का खुद बनाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूट्स, पानी वो दूसरा प्लांट देगा इसको। कंट्रोल ओवर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के ऊपर कंट्रोल। ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स प्लांट, तो इसमें कोई जेनेटिक चेंज नहीं होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल। लेयरिंग में भी आइडेंटिकल, इसमें भी आइडेंटिकल, लेकिन इसमें हमने दो तरीके के पेड़ लगाए ग्राफ्टिंग में, तो इनमें जेनेटिक चेंजेस आएगा। ऑफस्प्रिंग मे हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम बोथ साइजन एंड द रूट स्टॉक, तो दोनों में से जो लगाया है और जो जिसमें लगाया है, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आ जा सकती है। प्रोपोगेशन स्पीड मे टेक सर्व रिलेटिव लॉन्गर टाइम फॉर रूट्स टू फॉर्म वाइल अटैच टू द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से अटैच्ड है तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। रूट में टेक टाइम अप टू डेवलप बट द पेरेंट प्लांट एनर्जी इज नॉट डाइवर्टेड मेंटेनिंग, तो इसमें क्या था, पेरेंट अपनी एनर्जी भेज रहा है कि तू जल्दी ग्रो कर जा, लेकिन इसमें कोई इसको एनर्जी भेज नहीं रहा है, तो इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। ग्राफ्टिंग कैन रिजल्ट इन क्विकर, तो इसमें मस्त है, वहाँ से काटा दूसरे प्लांट में लगाया, दूसरा प्लांट उसको ग्रो करने में लगा। अब देखते हैं इसको आगे, इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं और हम क्या क्या करते हैं। एग्जाम्पल इन, हाँ, सेक्सुअल, इसमें एग्जाम्पल्स हैं, इसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, रोजेज हो सकते हैं, इसमें भी रोज़ हो सकता है, मैंगो हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं,
इसमें भी रोज़ ही होंगे, मैंगो नहीं, इसमें होगा मैंगो और रोजेस, ठीक है। तो इंक्लूड्स ग्राफ्टिंग एप्पल सीजन्स इनटू द एप्पल रूट स्टॉक और ग्राफ्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट ट्रीज। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। तो जो मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है उसको पढ़ो और स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से लिख लो पूरे चैप्टर को। तो चलो नेक्स्ट क्लास